30 जुलाई 1975 दोपहर के तकरीबन 2 बजे डेट्रॉइट के एक सब अरब ब्लमफील्ड टाउनशिप में मार्शियस रेड फोक्स नाम के एक रेस्टोरेंट की पार्किंग लॉट में एक 62 साल का आदमी अपनी ग्रीन पोंटिएक ग्रांड विले से उतरता है। उसका नाम जिमी होफा है। कभी इस आदमी के एक इशारे पर लाखों ट्रक ड्राइवर्स अमेरिका के हर हाईवे पर अपनी गाड़ी रोक देते थे। कभी ये आदमी अमेरिका के सबसे पावरफुल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट था और आज वो यहाँ सिर्फ एक वजह से आया है, 2 लोगों से मुलाकात करने जो उसे वापस पावर में लाने का वादा कर चुके थे। लेकिन वो लोग नहीं आते। उफा पार्किंग लॉट में चहलकदमी करता है, कभी कार में बैठता है, कभी बाहर निकलकर इधर उधर देखता है। 2:15 बजे के करीब वो रेस्टोरेंट के पिछले एक पे फोन से अपनी बीवी को कॉल करता है। मुझे स्टैंड अप कर दिया गया है, वो कहता है मैं 4 बजे तक घर आ जाऊंगा, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंचता। अगली सुबह उसकी कार उसी पार्किंग लॉट में खाली खड़ी मिलती है। दरवाजे अनलॉक्ड थे और गाड़ी की चाबी अंदर थी, लेकिन जिमी होफा गायब हो चुका था। इस तरह के पिछले 50 साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली। ना कोई कब्र, ना कोई सबूत, सिर्फ एक सवाल जो आज भी FBI की फाइल्स में खुला पड़ा है। उस दोपहर पार्किंग लॉट में एग्जैक्टली हुआ क्या था? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। जेम्स रिडल होफा 14 फरवरी 1913 को इंडियाना के एक छोटे से कोल माइनिंग टाउन ब्राजील में पैदा हुआ। जब वो 7 साल का था, उसका बाप काम की वजह से होने वाली बीमारी से गुजर गया। कुछ साल बाद फैमिली डेट्रॉइट शिफ्ट हो गई। होफा ने स्कूल छोड़ दी और एक क्रॉगर ग्रोसरी वेयरहाउस में ट्रक लोडिंग करने का काम शुरू कर दिया। यही वो जगह थी जहां होफा ने पहली बार देखा कि वर्कर्स के साथ कैसा सलूक होता था। लंबे घंटे, कम उजरत और कोई प्रोटेक्शन नहीं। 20 साल की उम्र में होफा ने अपने वेयरहाउस के वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। पहली स्ट्राइक जो उसने लीड की वो जीत गया। यहीं से शुरू होती है एक कहानी जो एक ऑर्डिनरी वर्कर को अमेरिका के सबसे पावरफुल लेबर लीडर्स में से एक बना देगी। होफा टीमस्टर्स यूनियन में शामिल हुआ और सिर्फ अपनी मेहनत और नेगोशिएशन की सलाहियत के बिना पर तरक्की करता गया। 1957 में वो इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ टीमस्टर्स का प्रेसिडेंट बन गया, एक यूनियन जिसके पास उस वक्त लाखों मेंबर्स थे। ट्रक ड्राइवर्स, वेयरहाउस वर्कर्स, डिलीवरी मैन, हर वो शख्स जो अमेरिका का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाता था। 1964 में होफा ने अपने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की, नेशनल मास्टर फ्रेट एग्रीमेंट। यह अमेरिकी लेबर हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था जिसने पूरे मुल्क के ट्रक ड्राइवर्स के लिए उजरत और बेनिफिट्स स्टैंडर्डाइज किए थे। ट्रक ड्राइवर्स होफा पर भरोसा करते थे क्योंकि वो उन्हीं जैसा था, सीधा, सख्त और कभी पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन यही सख्ती, यही पावर ऐसे लोगों की नज़र में भी आ गई जो होफा के दोस्तों में शुमार नहीं होते। फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स और वो लोग जो यूनियन के पैसों से अपना हिस्सा चाहते थे, क्योंकि टीमस्टर्स के पास सिर्फ मेंबर्स नहीं थे, उनके पास एक पेंशन फंड भी था अरबों डॉलर्स का। और यही पैसा आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनेगा। जितनी तेजी से होफा की पावर बढ़ी, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। 1950s के आखिर में यूएस सेनेट की एक कमेटी, जिसे मैककेलन कमेटी कहा जाता है, उसने उस लेबर यूनियंस में करप्शन की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस कमेटी का चीफ काउंसिल एक नौजवान वकील था जिसका नाम रॉबर्ट कैनेडी था। कैनेडी और होफा के दरमियान जो टकराव शुरू हुआ वो सिर्फ एक लीगल मामला नहीं था, ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव था। रॉबर्ट कैनेडी के बाद जब उनके भाई जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट बने और रॉबर्ट अटॉर्नी जनरल बने तो होफा के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गई। जस्टिस डिपार्टमेंट ने होफा को टारगेट करने के लिए एक खास गेट होफा स्क्वाड तक बना दिया। सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1964 में होफा को 2 अलग केसेस में कन्विक्ट किया गया, ज्यूरी टेम्परिंग और एक फ्रॉड केस जिसमें टीमस्टर्स पेंशन फंड के गलत इस्तेमाल का इल्जाम था। उसे 13 साल की कैद सुनाई गई। मार्च 1967 में होफा ने आखिरकार प्रेजेंट ज्वाइन की, लेकिन यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू होता है। जेल के अंदर से भी होफा ने अपनी ग्रिप टीमस्टर्स पर पूरी तरह नहीं छोड़ी। उनका करीबी साथी फ्रैंक फिट्जसिमन्स यूनियन का एक्टिंग प्रेसिडेंट बना, लेकिन सब जानते थे कि असल कंट्रोल अब भी होफा के हाथों में है। दिसंबर 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने होफा के सेंटेंस कम्यूट कर दी, लेकिन इस रिहाई के साथ एक सख्त शर्त भी थी। होफा 1980s तक किसी भी यूनियन में कोई लीडरशिप रोल नहीं संभाल सकता था। यह शर्त होफा के लिए एक जेल से भी ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि जिस वक्त वो बाहर आया उसका स्टेशन जो कभी उसका था अब किसी और के कब्जे में था। लेकिन यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है दोस्तों, और ये डॉक्यूमेंट्री का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है।
हुफा का कैरियर सिर्फ यूनियंस और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान एक जंग नहीं थी, लेकिन साथ साथ एक और ताकत भी थी जो कभी हुफा की दोस्त थी, कभी दुश्मन। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। टीमस्टर्स यूनियन के पास जो पेंशन फंड था उसका साइज अरबों डॉलर्स तक पहुंच चुका था। यह पैसा माफिया फिगर्स के लिए अनमोल था। इन्वेस्टिगेटर्स और हिस्टोरियंस के मुताबिक टीमस्टर्स पेंशन फंड से कैसीनोज, लॉस वेगास के होटल्स और दूसरे बिजनेसेस को लोन्स दिए गए, जिनमें से कई माफिया से जुड़े हुए लोगों के कंट्रोल में थे। इस रिश्ते का मतलब ये नहीं था कि हुफा खुद कोई माफिया फिगर था, लेकिन उसकी पावर और माफिया के फाइनेंशियल इंटरेस्ट इतने उलझे हुए थे कि दोनों को अलग करना मुश्किल हो गया था। कई माफिया फैमिलीज, डेट्रॉइट से लेकर न्यू जर्सी तक, उसने अपना असर टीमस्टर्स के अंदर बढ़ा लिया था। जब हुफा जेल में था, माफिया ने अपना सपोर्ट फ्रैंक फिट्जसिमन्स की तरफ शिफ्ट कर दिया, जो हुफा के मुकाबले में ज्यादा मैनेजेबल था। फिट्जसिमन्स के दौर में पेंशन फंड से लोन्स और ज्यादा आसानी से मिलने लगे और माफिया फिगर्स का कंट्रोल और मजबूत हो गया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। जब हुफा जेल से बाहर आया और उसने दोबारा टीमस्टर्स का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं थी, ये उन लोगों के लिए खतरा बन गई जो फिट्जसिमन्स के दौर में कंफर्टेबल हो चुके थे। अगर हुफा दोबारा प्रेसिडेंट बन जाता तो माफिया के वो लोन्स, वो कंट्रोल, वो कशी अरेंजमेंट सब खतरे में आ सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक यही वजह थी कि हुफा की वापसी की कोशिश सिर्फ फिट्जसिमन्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी माफिया नेटवर्क के लिए एक प्रॉब्लम बन गई। दो नाम इस कहानी में बार बार आते हैं, एंथनी यानी कि टोनी जेक गैक्लोन, डेट्रॉइट का एक जाना माना माफिया फिगर, और एंथनी टोनी प्रोविंजेनो, न्यू जर्सी का एक टीमस्टर्स ऑफिशियल जिसका जेनोवीज क्राइम फैमिली से गहरा ताल्लुक था। प्रोविंजेनो और हुफा के दरमियान एक पुरानी दुश्मनी भी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ जेल में वक्त गुजारा था और उनके दरमियान ताल्लुक काफी खराब हो चुके थे। यही दो लोग थे जिनसे हुफा की मुलाकात 30 जुलाई 1975 को तय थी, और यही वजह है कि जब हुफा गायब हुआ तो इन्वेस्टिगेटर्स का पहला शक सीधा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ गया। लेकिन शक होना और सबूत होना दो अलग चीजें हैं, और यहीं से इस केस की असल मुश्किलात शुरू होती है। जब हुफा 1971 में जेल से बाहर निकला, वो एक बदला हुआ आदमी नहीं था। उसका जोश, उसकी जिद, उसका कंट्रोल का जज्बा सब वापस आ गया था, और इस बार और शिद्दत के साथ। लीगल रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद हुफा खामोश नहीं बैठा। वो टीमस्टर्स के अंदर अपने पुराने लॉयलिस्ट से मिलता रहा, मीटिंग्स करता रहा और ओपनली कहता रहा कि वो 1980s में दोबारा इलेक्शन लड़ेगा। उसके लिए यह सिर्फ एक जॉब वापस लेना नहीं था, यह उसकी पहचान वापस लेने जैसा था। लेकिन जितना हुफा आगे बढ़ता गया, उतना ही वो उन लोगों के रास्ते में आता गया जो अब यूनियन और उसके पेंशन फंड को कंट्रोल कर रहे थे। फिट्जसिमन्स के लिए हुफा की वापसी एक खतरा थी, माफिया के लिए भी, जो अब फिट्जसिमन्स के साथ कंफर्टेबल अरेंजमेंट बना चुकी थी। हुफा की वापसी का मतलब था पुराना हिसाब दोबारा खुलना। 1975 की गर्मियों तक हुफा अपने पुराने रुतबे को वापस लाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने अपने एलियंसेस बनाने शुरू कर दिए थे। वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन जो लोग हुफा के रास्ते में खड़े थे उनके पास इस कॉन्फिडेंस का जवाब देने के अपने तरीके थे। और 30 जुलाई 1975 को हुफा को ये मालूम था कि वो गैक्लोन और प्रोविंजेनो से मिलकर शायद अपने और उनके दरमियान तनाव खत्म कर सकता है। उसका करीबी दोस्त लोइस लेंटियो, जो अब हुफा के अनऑफिशियल अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी की तरह काम कर रहा था, उसने ही कुछ दिन पहले इस मीटिंग का इंतजाम करवाया था। हुफा को अंदाजा भी नहीं था कि ये मीटिंग उसकी जिंदगी की आखिरी अपॉइंटमेंट बनेगी। अब हम उस दिन को कदम ब कदम देखते हैं। जितना वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मौजूद है उसी के मुताबिक सुबह के वक्त हुफा अपने घर पर मामूल के मुताबिक रहा। दोपहर तकरीबन 1:15 पर वो घर से निकला। रेस्टोरेंट जाने से पहले वो अपने दोस्त लोइस लेंटियोस की ऑफिस गया। लेंटियो एक लेमोसीन सर्विस चलाता था और कुछ दिन पहले उसी ने हुफा को बताया था कि गैक्लोन से मीटिंग तय हो गई है। लेंटियो उस वक्त लंच पर था। हुफा ने ऑफिस स्टाफ से बात की, एक मैसेज छोड़ा और वहां से निकल गया। तकरीबन 2 बजे हुफा माचिस रेड फॉक्स रेस्टोरेंट की पार्किंग लॉट में पहुंचा। ब्लूमफील्ड टाउनशिप का एक जाना माना अपस्केल रेस्टोरेंट। यह जगह हुफा के लिए अनजान नहीं थी। उसकी बेटी की वेडिंग रिसेप्शन यहीं हुई थी। लेकिन जब वो पहुंचा, गैक्लोन और प्रोविंजेनो वहां नहीं थे। हुफा इंतजार करता रहा। मिनट गुजरते गए। कुछ गवाहों ने जो उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे, हुफा को पार्किंग लॉट में खड़ा देखा, कभी अपनी कार के पास, कभी चहलकदमी करते हुए। 2 लोग जो उसे पहचानते थे वो रुके, उसके साथ हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। 2:15 बजे के करीब हुफा रेस्टोरेंट के पीछे एक हार्डवेयर स्टोर दामन हार्डवेयर के बाहर लगे एक पे फोन तक गया। वहां से उसने अपनी बीवी जोसेफाइन को कॉल की। उसने बताया कि गैक्लोन नहीं आया और उसे स्टूड अप किया गया है।
जोसेफाइन ने कहा कि उसे भी किसी ने कुछ नहीं बताया। ऊफा ने कहा वो 4 बजे तक वापस घर पहुंच जाएगा स्टिक्स ग्रिल करने के लिए। यह ऊफा की आखिरी कंफर्म्ड कॉल थी। अब यहाँ वक्त की लकीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। FBI का अंदाजा है कि ऊफा तकरीबन 2:45 से 2:50 बजे के दरमियान लोकेशन से चला गया बगैर किसी झगड़ा या स्ट्रगल के कोई निशान छोड़े। एक ट्रक ड्राइवर ने बाद में दावा किया कि उसने ऊफा को एक मैरून रंग की मर्क्यूरी या लिंकॉल्न कार के पीछे वाली सीट में बैठते देखा, जिसके साथ 3 और लोग थे। यह विटनेस अकाउंट है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। ऊफा की अपनी ग्रीन पॉन्टियक ग्रैंड वैली वहीं पार्किंग लॉट में खड़ी रही। उस दिन के बाद ऊफा का किसी ने भी आवाज नहीं सुना, ना चेहरा देखा। जोसेफाइन होफा शाम तक इंतजार करती रही। जब 4 बजे आकर गुजर गए और फिर 5 और फिर रात, तो फैमिली को लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं। अगली सुबह जब किसी ने मैशिस रेड फॉक्स की पार्किंग लॉट में होफा की खाली कार देखी तो शक यकीन में बदल गया। 31 जुलाई 1975 को फैमिली ने होफा को ऑफिशियली मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कर दिया। जेमी होफा एक आदमी जो कभी टेलीविजन पर आता था, जो प्रेसिडेंट से मिलता था, जिसके एक इशारे पर हजारों ट्रक रुकते थे, अब सिर्फ एक नाम था जो हर अखबार की हेडलाइन में था। और जितना ज्यादा लोग इस केस के बारे में सोचते गए उतना ही एक चीज साफ होती गई। यह कोई मामूली मिसिंग पर्सन केस नहीं था। यह एक ऐसा राज था जो शायद कभी खुलने वाला नहीं था। होफा के गायब होने के चंद घंटे के अंदर ही ये केस सिर्फ लोकल पुलिस को नहीं रहा, FBI फौरन इन्वॉल्व हो गई। होफा का नाम, उसके माफिया से राब्ता और उसकी यूनियन की पावर इतनी बड़ी थी कि फेडरल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होना लाजमी था। सबसे पहला काम होफा की कार की जांच था। FBI ने उसकी पॉन्टियक के अंदर से फिंगरप्रिंट्स उठाए। फ्रंट सीट के नीचे एक 7-अप की बॉटल मिली जिस पर होफा के क्लोज फैमिली फ्रेंड चार्ल्स चक्की ओब्रेन की फिंगरप्रिंट्स थी। ओब्रेन वो शख्स था जिसे होफा ने बचपन में तकरीबन अपना बेटा बनाकर पाला था। उसका नाम इस केस में बार बार आता रहा, कभी बतौर विटनेस, कभी बतौर सस्पेक्ट, लेकिन उसे कभी फॉर्मली चार्ज नहीं किया गया। 2 सितंबर 1975 को डेट्रॉइट में एक ग्रांड ज्यूरी बैठी ताकि इस डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। इन्वेस्टिगेटर्स ने गैक्लोन और प्रोविन जेनो से सवाल किए। दोनों ने अपना एलिबी दिया। दोनों का कहना था कि वो उस दिन उस मीटिंग में बिल्कुल नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग तय की थी। FBI ने डजन से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू किए, उफा की फैमिली मेंबर्स, उसके यूनियन कलीग्स, माफिया से जुड़े अफराद और वो लोग जो उस दिन रेस्टोरेंट में मौजूद थे, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली वो किसी एक थ्योरी की तरफ सीधा नहीं ले जा रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर हुफा को मार दिया गया तो उसकी बॉडी कहाँ गई। क्राइम सीन नहीं था, कोई हथियार नहीं मिला, सिर्फ एक खाली पार्किंग लॉट, एक खाली कार और एक पे फोन कॉल जो आखिरी बार हुफा की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। बिना बॉडी के मर्डर चार्ज लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है और यही वजह है कि आज 50 साल बाद भी किसी एक शख्स पर भी हुफा के डिसअपीयरेंस का कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। FBI की फाइल्स में हुफा केस आज भी ओपन है, लेकिन जितना वक्त गुजरता गया उतने ही विटनेसेस गुजर गए। गैक्लोन 2002 में, प्रोविन जेनो जेल में ही 1988 में और उनके साथ उनकी यादाश्तें भी हमेशा के लिए चली गईं। पिछले 50 साल में कई थ्योरीज सामने आईं, कुछ को FBI ने सीरियसली लिया, कुछ सिर्फ किताबों और इंटरव्यूज तक महदूद रहीं। सबसे ज्यादा माना जाने वाला नजरिया यह है कि हुफा को प्रोविन जेनो और गैक्लोन के इशारे पर कत्ल किया गया क्योंकि उसकी वापसी माफिया के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए खतरा बन रही थी। मीटिंग भी खुद इसी मकसद के लिए तय हुई थी। दोनों माफिया फिगर्स का हुफा के साथ तनाव डॉक्यूमेंटेड है। कोई डायरेक्ट फोरेंसिक एविडेंस भी नहीं मिला इन चीज का। दोनों सस्पेक्ट्स का एलिबी था और कभी फॉर्मल चार्ज भी नहीं लगा इन लोगों पर। और नतीजा क्या है कि इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट के दरमियान सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी लेकिन लीगली अनप्रूवन है, इसलिए इस थ्योरी को सच नहीं माना गया। 2004 में एक माफिया से जुड़ा शख्स फ्रैंक शीरान ने अपनी मौत से पहले दावा किया कि उसने खुद हुफा को गोली मारकर कत्ल किया था। यह कन्फेशन चार्ल्स ब्रैंडेट की किताब आई हियर्ड यू पेंट हाउसेज में पब्लिश हुई और बाद में 2019 की फिल्म द आयरिश मैन की बुनियाद बनी। शीरान का टाइमलाइन हुफा के डिसअपीयरेंस के दिन से कुछ हद तक मैच करता था। कोई फोरेंसिक या इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जैसे शेरिलिन रॉब ने इस क्लेम को खारिज कर दिया और बताया कि हुफा केस में ऐसे कन्वेसर्स की तादाद 14 तक पहुंच चुकी है। शीरान ने अपनी स्टोरी कई बार बदली और उसकी टाइमलाइन हुफा की अपनी बीवी को की गई पे फोन कॉल से मैच नहीं करती थी। 1989 में एक सेल्फ डिस्क्राइब्ड हिटमैन डोनाल्ड टोनी द ग्रीक फ्रेंकोस ने प्लेबॉय मैगजीन के इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि हुफा को न्यू जर्सी के गेंट्स स्टेडियम के सेक्शन 107 के नीचे दफन किया गया है, लेकिन एविडेंस कोई भी नहीं मिला, सिर्फ एक शख्स का बयान। FBI एजेंट्स ने इस दावे को अनरिलायबल करार कर दिया क्योंकि उनके
मुताबिक फ्रैंकोस की टाइमलाइन में बड़ी डिस्क्रिपेंसीज थी। 2010 में जब स्टेडियम गिराया गया, FBI ने वहां सर्च करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पर कुछ भी उन लोगों को नहीं मिला। एक माफिया से जुड़े शख्स के बेटे ने दावा किया कि उसके मरहूम वालिद ने, जो एक लैंडफिल का बिजनेस पार्टनर था, उसे बताया था कि ऊफा की बॉडी को एक स्टील ड्रम में दफन किया गया था, जर्सी सिटी के एक पुराने लैंडफिल में पुलास्की स्काईवे के करीब। लेकिन एविडेंस टिप स्पेसिफिक थी, लोकेशन और डेप्थ तक बताई गई। 2021 और 2022 में FBI ने इस साइट पर एक्सटेंसिव डिगिंग और सर्वे की, कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू का सबूत नहीं मिला और इस वक्त ऑफिशियली ये थ्योरी भी क्लोज्ड है एज ऑफ 2022। रिसर्चर्स जैसे डैन मोल्डी अब भी इस थ्योरी पर यकीन रखता है। हर थ्योरी के साथ एक ही पैटर्न दोहरता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कुछ हद तक लॉजिकल कनेक्शन, लेकिन आखिर में कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। तो सवाल ये नहीं कि कौन सी थ्योरी सुनने में सबसे ज्यादा कन्विंसिंग है, सवाल ये है कि अगर इतने सालों में इतनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद किसी एक थ्योरी को भी प्रूफ नहीं मिला, तो फिर हम असल में कितना कम जानते हैं। पिछले 50 साल में FBI और लोकल लॉ एनफोर्समेंट ने कई जगहों पर डिगिंग ऑपरेशंस किए, हर बार किसी न किसी नए टिप की बुनियाद पर। 2003 में मिशिगन के मिलफोर्ड इलाके में एक फार्म हाउस के नीचे सर्च हुई। 2006 में एक और मिशिगन फार्म की जांच की गई। 2013 में FBI ने ऑकलैंड टाउनशिप के एक खुले फील्ड में हैवी इक्विपमेंट के साथ डिग किया, एक माफिया कैप्टन की टिप पर मबनी। और 2021-22 में, जैसा कि हम पहले बता चुके, न्यू जर्सी के एक लैंडफिल साइट पर भी एक्सटेंसिव सर्च हुई। हर बार वही साइकिल दोहरता रहा, एक नया टिप आता है, FBI सीरियस तौर पर उसे लेती है, इक्विपमेंट लगता है, जमीन खोदी जाती है, सैंपल्स टेस्ट होते हैं, मीडिया कवरेज होती है और फिर कुछ नहीं मिलता। हर फेल्ड सर्च के बाद सवाल और गहरा होता जाता है, अगर ऊफा की बॉडी वाकई कहीं दफन है तो क्या वो जगह हमेशा के लिए खो चुकी है, या फिर हमने अभी तक सही जगह ढूंढी ही नहीं। ये बार बार की खुदाई, ये टेस्ट, ये उम्मीद और फिर मायूसी का साइकिल, यही शायद इस केस का सबसे दुख भरा हिस्सा है, क्योंकि हर नाकाम सर्च के साथ सिर्फ ऊफा की फैमिली का इंतजार और लंबा होता गया। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जिमी ऊफा 30 जुलाई 1975 को मैशेस रेड फॉक्स रेस्टोरेंट गया, एक मीटिंग के लिए जो शायद कभी होनी ही नहीं थी। हम जानते हैं कि वो अपनी बीवी को आखिरी बार 2:15 के करीब कॉल किया। हम जानते हैं कि तकरीबन 2:45 बजे वो लोकेशन से चला गया बगैर किसी स्ट्रगल के और फिर कभी नहीं देखा गया। हम ये भी जानते हैं कि उसका डिसअपीयरेंस, उसकी पावर, उसकी वापसी की कोशिश और माफिया के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के साथ गहरा जुड़ा हुआ था। लेकिन जो हम नहीं जानते वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हम नहीं जानते कि उस कार में कौन बैठा था, हम नहीं जानते कि उसके साथ असल में क्या हुआ, और सबसे अहम, हम नहीं जानते कि उसकी बॉडी कहां थी। डजन्स इंटरव्यूज, मल्टीपल ग्रैंड ज्यूरीज, कई डिगिंग ऑपरेशंस, डिकेड्स तक फैली हुई बुक्स, फिल्म्स, कन्फेशंस, कुछ सच कुछ झूठ, और फिर भी इतने सालों बाद कोई कंक्लूसिव जवाब नहीं। शायद इस कहानी का सबसे हॉन्टिंग हिस्सा ये नहीं कि जिमी ऊफा को किसने मारा, अगर वाकई उसे मारा गया। शायद असल सवाल यह है कि एक आदमी जिसकी इतनी पावर थी, जिसके एक इशारे पर हजारों लोग हरकत में आ जाते थे, जिसे पूरे अमेरिकी गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, वो आदमी इतनी मुकम्मल तरह से कैसे गायब हो सकता है कि आज 50 साल गुजरने के बाद भी हम उसे नहीं जानते कि उसके जिस्म का आखिरी हिस्सा कहां पड़ा है। जिमी ऊफा के डिसअपीयरेंस सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो, आपको उस जमीन से नहीं बचा सकती जिस पर आप खड़े हैं। और कभी कभी सबसे बड़े सवालों के जवाब हमेशा के लिए उस मिट्टी के नीचे दफन रह जाते हैं जो हमें कभी नहीं मिलती।